बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज मैंने आपके साथ 3-4 बहुत ही अहम ख़बरें शेयर करनी हैं, अहम स्टोरीज़ हैं। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है कि अब जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का था, उस बयानिए की हिमायत की है नवाज़ शरीफ साहब ने और मरीम नवाज़ साहबा ने, और उनको गो अहेड दिया है। अच्छा, इस पे मैं आपको बहुत ही अंदर की ख़बरें बताऊंगा। पंजाब के दूसरी ख़बर ये है कि पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक हार्ट के हॉस्पिटल का, दिल के हस्पताल का संग बुनियाद रखा है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन पे सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई। इस तनकीद की क्या वजह थी? जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि फ़रदौस आशिक अवान साहबा कैसे वज़ीर इत्तलात बनी थी। अभी तक तो ये बहस थी ना कि उनको हटाया क्यों गया, अब ये बहस चल पड़ी है कि जनाब वो बनी कैसे थी। और उसके बाद जनाब शहजाद अकबर साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ज़िक्र करेंगे, जो एज़ यूजुअल उन्होंने कल जो है ना एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब अब जो है ना शहबाज शरीफ का बचना मुहाल है। देखेंगे उस पर क्या है। सबसे पहली बात, बहुत सारे दोस्त ने, एक दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर एक जो है ना 28 मई आ रहा है तो उस पर भी तो प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा क्या यौम तकबीर पे? तो मुझे हंसी भी आई, कहते नहीं सर यौम तकबीर पे किसी के यौम तकदीर पे। मैंने कहा यार आराम करें, उसमें मैं पहले बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। बहरहाल अब मैं उस पर आता हूँ, बाद में बताऊँगा। थोड़ा सा हौसला रखा करें, सारी ख़बरें आप एक साथ लेना शुरू कर देते हैं। तो जनाब ये एक सलीम साफ़ी साहब ने एक कॉलम लिखा और उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के भी कॉलम का हवाला दिया। वही सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम जो चंद रोज़ पहले सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, और ये कहा कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जनाब मैं तो पहले ही, हमारा तो उस वक़्त भी मेरी तो बिल्कुल सेटिंग थी, और अगर नवाज़ शरीफ साहब मरीम नवाज़ साहबा का बयानिया डिफरेंट ना होता तो फिर मैं वज़ीर आज़म बन जाता। ठीक है ना। एक तरह से उन्होंने अपने भाई को, भतीजी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। तो कहा जी मेरी तो सेटिंग है, आज भी सेटिंग है। और उसी तरीके से फिर मुख्तलिफ़ हलकों से इधर उधर तनकीद भी होने लगी वगैरह वगैरह, ये वो। सलीम साफ़ी साहब ने उसका भी हवाला दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात की। उसने 2-3 इसमें पॉइंट्स उठाए हैं। बहरहाल अच्छा, एक बात यह है कि वो ज़रूरी नहीं होता कि किसी ज़राए से या किसी सहाफ़ी की ख़बर या किसी अखबार की ख़बर या किसी भी से बंदा जो ख़बर दे रहा होता है तो मेरा भी उससे इत्तफ़ाक़ करना ज़रूरी हो, ये नहीं होता। बहरहाल वो ख़बर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपको देनी होती है। सलीम साफ़ी साहब ये लिखते हैं कि जनाब अब की बार जो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, उस बयानिए के साथ हैं नवाज़ शरीफ साहब भी और मरीम नवाज़ साहबा भी। जब ये शहबाज शरीफ साहब आने लगे थे उस वक़्त मैंने बहुत ही उनके कुछ क्लोज्ड सर्कल से और जो उनके करीबी ज़राए से उनसे मुझे पता चला था कि जब ये आ रहे हैं तो उन्होंने अपने बड़े भाई को, जनाब बड़े मियाँ साहब को, बहुत ही मुश्किल से राज़ी किया कि जनाब आप अभी सब्र तो करें ना, अभी ये तो मुझे करने दें ना, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा चलें फिर ठीक है, गो अहेड, आप जाएं, आपको इजाज़त है। ठीक। अच्छा, फिर सलीम साफ़ी साहब ये भी लिखते हैं कि जनाब देखें कि अभी जो है ना जो सूरत हाल है वो उनके इस बयानिए के साथ हैं। उन्होंने उनको गो अहेड दे दिया है कि जनाब आप अपनी वो कहते हैं ना कि हाँ अपनी जो है ना गेम डालें, ठीक है। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि कप्तान साहब को ख़दशा यही है कि ये चूँकि सारा कुछ जो है ना मामला कोरोना से पहले ही हो जाना था। इसकी खैर बहुत सारी वजूहात हैं, अब आपको बताऊं, मैं पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कोरोना से पहले ही ये सारी गेम डल चुकी होती। अलबत्ता कोरोना ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया और अब भी उनको खदशा है इसी वजह से, जिसकी वजह से वो बार बार जो है ना वो नैब के बुलावे और किसी न किसी तरीके से उनको फंसाना मकसूद है वगैरह, ये वो सारा कुछ। खैर ये एक मैं आपको बात बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब के जो अभी केसेस या नैब के बार बार बुलावे या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके ख़िलाफ़ और ये दुनिया सियासत का एक
मैं समझता हूँ कि मुसल्लमा असूल है, ये आप देख लें, ठीक है ना। जिससे आपको ख़तरा महसूस होगा आप उसी को हिट करेंगे। ये एक दूसरे को हिट किया करते थे ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि जो सिंध है वो उनका बैटलफील्ड है, जो पंजाब है वो उनका बैटलफील्ड है। इससे कबल आपने देखा, कोरोना से कबल, कि जब अभी ये वबा नहीं आई थी, इससे कबल बिलावल साहब ने पक्का जनाब यहाँ यूँ समझ लें कि अड्डा बना लिया था पंजाब को, वहीं पे बैठ गए थे, वहीं पे मुलाकातें। इस दौरान उन्होंने नून लीग के कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बयानात भी देने शुरू कर दिए। उनको पता था कि अगर इलेक्शन होता है तो हमारी टसल जो है ना, सियासी टसल, वो किन के साथ होगी। हमेशा यही होता है कि जो एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होते हैं वही एक दूसरे को हिट करते हैं। जहाँ पर अब सिंध में कौन किसको हिट करेगा आपको मालूम है, पंजाब में आएंगे तो कौन किसको हिट करेगा, बलूचिस्तान में आएंगे, केपी में आएंगे तो कौन किसको हिट करेगा। वहाँ पे पीटीआई वर्सेस मौलाना फजल रहमान ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को हिट करते हैं, या पीटीआई वर्सेस एएनपी होता है, वो एक दूसरे को हिट करते हैं। यही बात है कि अगर शहबाज शरीफ को हिट किया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, या नैब के उनके, या शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कुछ तो है, ठीक हो गया ना। अब वो कहाँ है, कैसे है, सलीम साफ़ी साहब तो ये लिखते हैं कि जनाब एक लम्हा भी ऐसा नहीं रहा, ठीक है, ये गुज़श्ता बहुत सारे सालों से, कि जब उनकी कोई यानी कि राब्ता मुनक़ते हुआ हो पावर ब्रोकर्स के साथ। ठीक, अब समझ आ गई ना आपको ना। इसका मैं रब्त जोड़ूंगा शहजाद अकबर साहब की जो अभी रिसेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहरहाल इस पे वो देखते हैं कि होता क्या है। इस पे बहुत सारी और भी खबरें हैं, ये मैं आपको कंटिन्यूसली इंशाल्लाह बताता रहूँगा। उस्मान बुज़दार साहब ने, इनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता है, यानी ख़ुद कप्तान साहब ने उनको ये खिताब दिया है ना। उन्होंने डीजी खान में जनाब एक दिल का हस्पताल का इफ्तिताह किया, उनकी खिश्त अव्वल रखी, पहली ईंट, बहुत खुशी खुशी जनाब तख्ती की नकाब कुशाई भी की। लेकिन सोशल मीडिया पे तनकीद होना शुरू हो गई। क्यों? उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस हस्पताल का नाम अपने वालिद साहब के नाम पे रखा, सरदार फ़तेह मोहम्मद बुज़दार कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। ठीक, अब उस पर ये तनकीद हुई कि जनाब आप तो ये कहते थे ना कि आप इस किस्म की कंपेन, यानी इश्तिहारी कंपेन हो या बाकी हो, आप क्यों लगाते हैं अपने नाम पे? ये तो तहरीक इंसाफ का खासा था ना, ये तो नारा था ना, इस वजह से कि जनाब आप अपने नाम पे क्यों इस तरह की इफ्तिताह करते हैं। बल्कि आपको याद होगा कि कप्तान साहब तो ये कहा करते थे कि जी आपके ये कोई बाप का पैसा है, इस तरीके से। अब कोई पूछे कि जनाब ये किसका पैसा है, कि उसी तरीके की तनकीद हुई है कि जनाब ये क्यों हुआ है ऐसा कि पैसा ख़जाना तो है सरकारी, अब जनाब सरदार फ़तेह मोहम्मद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल क्यों रख दिया गया नाम उनका? इसी वजह से यही था ना। ये मतलब एक इस तरीके के यू टर्न होते हैं ना कि जो लिए जाते हैं मकसद वो तो अब उनसे कहें ना तो वो कहते हैं जनाब हम तो थे बुरे, ठीक हो गया ना, इनकी नज़रों में, इनके नोटिस में, इनके कागज़ों में। अब जो खुद आप आए हैं और वही काम करने शुरू कर दिया है आपने, तो सरकारी ख़जाने से एक हॉस्पिटल बन रहा है, आपके वालिद साहब के नाम पे क्यों बन रहा है? सवाल तो उठेंगे जनाब। बहुत सारे पुराने बयानात तो लेके चलेंगे ना लोग ना। अच्छा, अब उसमें मैं आपको इसी के साथ एक चीज़ छोटी सी रिलेट करना चाहूँगा, और वो है जनाब वो 1000 बेड का करंटीना सेंटर हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही, इस पर मैंने ख़ुद भी इसकी तारीफ़ की थी, आपको याद होगा मेरी वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं जनाब। ये एक्सपो सेंटर में लाहौर में जो बना, और उन्होंने उस वक़्त बड़ी दाद तहसीन वसूल की जनाब वसीम अकरम प्लस गवर्नमेंट ने कि जी इतने कम अरसे में 1000 बेड का करंटीना हॉस्पिटल जो है ना, या करंटीना सेंटर एक बन गया, और 500 यूनिट हैं, हर यूनिट में 2-2 बेड हैं, और जनाब ये और 90 करोड़ की लागत से। अभी हसन निसार साहब, जो हसन निसार साहब का आपको पूरा बैकग्राउंड पता है, वो वही तो हैं जो मतलब जाके कंटेनर पे भी खड़े होते थे, अक्सर और बेशतर दिखाई देते थे, ठीक हो गया ना।
अब मसला ये है कि कौन कौन लोग कैसे कैसे चट्ठा कौन सा खोल रहे हैं, सारा कुछ कच्चा चट्ठा। वो लोग हैं जैसे हसन निसार साहब हो गए, जैसे जनाब इरशाद भट्टी साहब हो गए, जैसे जनाब हारून रशीद साहब हो गए। अब मैं किन किन का नाम गिनवाऊँ। वो सब कुछ जो है ना, यानी कि ऐसी की तैसी वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जी 90 करोड़ रुपए की लागत से बना 1000 बेड्स का, जिसमें जनाब उन्होंने अलग अलग से हर एक मद में यानी बेड का भी, फर्नीचर का भी, महाना अखराजात भी, स्टाफ भी। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स इतने लिखे हुए हैं, पैरामेडिक्स इतने लिखे हुए हैं, नर्सें कोई पता नहीं 1000 की 1200 वो लिखी हुई हैं, बाकी भी, और उनकी तनख्वाह की मद में। और कह रहे हैं वहाँ स्वीपर के अलावा कोई नहीं। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये हसन निसार साहब, आपने भी सुनी होगी उनकी वो वीडियो भी और वो कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशनल मामला अलग लिखे हुए हैं। कोई 3 मरतबा एहतजाज हो चुका है। और ये खैर मैंने भी खुद भी इसका पढ़ा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने भी भिजवाया कि जनाब वो 1 किलोमीटर तक तो चलना पड़ता है उनको, वॉशरूम तक, हर एक बंदे को जो वहाँ पे क्वारंटीन किया हुआ है उनको। तो बहुत ही एहतजाज हुआ और बहुत मुश्किल से उनको वापस भेजा गया दोबारा। और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। अब 90 करोड़ रुपए की लागत से एक करंटीना सेंटर बना, जिसका बड़ा ही जनाब दाद वसूल की गई कि जनाब हमने तो देखें पता नहीं रातों रात क्या खड़ा कर दिया, ठीक हो गया ना। तो अब आप अंदाज़ा करें कि उसकी जब ये इस किस्म के हालात हों तो फिर डेफिनेटली सवाल तो उठेंगे। सवाल, मैंने कहा ना कि सवाल जहाँ नहीं होगा जिस माशरे में, वहाँ से सवाल शुरू हो जाता है। सवाल को ज़रूर बर्दाश्त किया करें। फवाद चौधरी साहब ने जनाब क्या कह दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि फरदौस आशिक अवान साहबा तो थी ही नाअहल, वो तो इस वजारत इत्तलात की अहल ही नहीं थी। और उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा एक टीवी चैनल को ना एक शो में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जनाब वो तो लॉबिंग करके आई थी। बहुत बड़ी बात की है, ठीक। खैर इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि वो कैसे आई थी, किन की सिफारिश पे आई थी। बड़ी तगड़ी सिफारिश थी भाई, ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, वो लॉबिंग करके, अलबत्ता इतनी हिम्मत उनमें नहीं थी कि वो उस लॉबिंग का नाम बताते कि उनकी लॉबिंग किसने की, उनकी सिफारिश किसने की। ये हिम्मत नहीं थी, ठीक है ना, ये होती नहीं है। सलीम साफ़ी साहब ने भी ये लिखा, बहुत सारों में नहीं होती, कि जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने चौधरी निसार का नाम तो ले लिया कि धरने को उन्होंने जो है ना फैसिलिटेट किया, जिन्होंने असल में किया उनमें उनकी हिम्मत नहीं थी उनका नाम लेने में। अब कल की एक बात मैं आपको बताता हूँ कि शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब थे। शाहजेब खानज़ादा साहब ने उनको बड़ा इसरार किया और उन्होंने कहा कि जनाब आप बताएं ना, आप तो कह रहे थे कि मैं तो रेमंड डेविस के मामले पर ये वो था, उनका तो मामला था, उनकी तो जिस तरीके से दियत दी गई और जिस तरीके से आप बताएं ना किसने दी। उन्होंने कहा ये छोड़ें, वो बाद में वो जो है ना कभी वो उस पर प्रोग्राम रख लें, बाद में तो ये कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं जी, आप आज आए हैं तो सिर्फ नाम ही बताना है ना, आप ज़रा बता तो दें। एंड तक उन्होंने नाम नहीं बताया कि वो दियत का मामला क्या था और किसने दी थी और किस तरह से किसने जो है ना रेमंड डेविस को यहाँ से निकाला। हद ये है कि नाम लेने की हिम्मत तक नहीं, और आज आप ये कह रहे हैं कि मैंने रेमंड डेविस के मामले पर जो है ना वो किया था। अच्छा, लॉबिंग का कोई किसी को, यानी कि वही वाली बात है कि ये लॉबिंग किसने की, नाम लेने की हिम्मत कोई नहीं है, किसी पार्टी में भी नहीं है, ठीक हो गया ना। अच्छा, बहरहाल एनीवे, और किसके ज़रिए लॉबिंग हुई वो भी नहीं, यानी ये लॉबिंग और वो लॉबिंग, ये किसी और की लॉबिंग है। ये बनी गाला से जो सिफारिश हुई थी ना, जो ज़राए बता रहे हैं फरदौस आशिक अवान साहबा की। अच्छा, एक और बात, मैं अब यहाँ पे एक और सवाल उठाऊँगा, सवाल ज़रूर उठाएं जनाब। सवाल ये है कि अगर इसका मतलब फिर ये है कि जो भी लॉबिंग कर ले, जाहिर है मुआविन ख़ुसूसी कौन अपॉइंट करता है, ख़ुद जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ख़ुद जनाब कप्तान साहब करते हैं। तो इसका मतलब है जो भी लॉबिंग कर ले, भले वो नाअहल हो अपना फवाद चौधरी साहब के ज़बानी, तो फिर इसका मतलब वो आ सकता है, और भले वो उससे पहले वाला अहल हो, वो लॉबिंग की बदौलत हटाया जा सकता है। तो फिर तो यही हुआ ना कि लॉबिंग से कुछ भी किया जा सकता है। फिर तो पहले और बाद में फ़र्क किया है, फिर वही बात होगी। सवाल तो उठेंगे, सवाल आप ज़रूर उठाएं, सवाल को कहीं दफन नहीं होने देना, क्योंकि सवाल जब गर्क हो गया वहीं जवाल शुरू हो जाता है। शहजाद अकबर साहब की तरफ आ जाएं जनाब जल्दी जल्दी।
शहजाद अकबर साहब ने क्या बम्बास्टिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसी वजह से तो इरशाद भट्टी साहब और शहबाज गिल साहब के दरमियान कल परसों एक शो में बड़ी जो है ना लड़ाई हो गई और बड़ी तू मैं हो गई और बड़े पर्सनल हो गए दोनों। खैर ठीक हो गया ना, लोग कहते हैं कि पार्टी की हैं बहरहाल, उनमें भी जो है ना मतलब इसी तरीके से। और शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि जनाब टीटीज़ और जनाब वो जाली अकाउंट्स और उनके तो शहबाज शरीफ के तो मुलाजमों के नाम पे कंपनियां और वो जनाब वो भाई वादा माफ गवाह और पता नहीं क्या किया, लेकिन ये वो सारा कुछ तनकीद भी इस तरीके से हुई। और जनाबों ने कहा अब इनका बचना बिल्कुल मुहाल है। ठीक, अब तनकीद ये हो रही है कि साहब आप यही सब्ज़ बाग कौम को दिखा रहे हैं पिछले 2 साल से, आप 1 टका वसूल नहीं कर सके, किसी को सज़ा नहीं दिलवा सके, ना ही कुछ बाहर से आप एसेट्स वापस ला सके। आपने ही बिल्कुल बता दिया था कि जनाब बस अब इसहाक डार तो आए, बाकी भी आए, हमारा मुआहदा हो चुका है। वो बिल्कुल नहीं आए, ना उनके आने के फर्दर कहीं बरतानिया के आपको चांसेस हैं कि आपके हवाले करें। अब आपके अंदर से भी तनकीद हो रही है, अपोजिशन से भी तनकीद हो रही है और मीडिया से भी तनकीद हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप 2 साल से यही लॉलीपॉप दे रहे हैं, माजरत के साथ मैं इस्तेमाल करूँगा जला, बीकॉम को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरीके से। अब एक देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें की। ठीक, मैं सिर्फ एक बात करूँगा, मैं कहूँगा जिस किसी ने भी करप्शन की है, मेरे ख्याल में मेरे इस नज़रिए से और इस बात से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इतफाक़ न करता हो कि जिस बंदे ने भी करप्शन की है, जिस बंदे ने भी कौम का पैसा लूटा है, उसको कानून के ज़रिए इंसाफ के दायरे में आना चाहिए, कानून के ज़रिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उससे करप्शन का पैसा वो सारे का सारा वसूल करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, जो कानूनी आइनी सज़ा है। लेकिन अगर जैसे कि ये गया जनाब वो भी बाहर, वो गया जनाब वो भी बाहर, वो गया, फिर अदालतों को ना कोसें। फिर ऐसा है कि आप जब किसी को इस तरीके से शिकंजा कसें तो आप कहें जनाब बल्ले बल्ले हो गए, हमने तो बात देखें जनाब पहली दफ़ा इस तरह से ताकतवर तरीन को किसी को कानून के शिकंजे में लाए हैं। और जब वो बरी हो तो फिर आप जनाब अपनी जान बचा के साइड पे हो जाएं, पतली गली से निकल जाएं। आप कहेंगे देखें जी ये अदालतें तो हैं ही ऐसी, ये ऐसा नहीं चलेगा। फिर अगर कुछ साबित नहीं कर पाते तो फिर जिन्होंने ये सारी कंपेन चलाई, जिन्होंने मीडिया पे बैठ के हर किसी की इज्जत को तार तार किया, उनको उल्टा लटकाना चाहिए। ये कम अज़ कम हर बंदा इत्तफाक करेगा। मैं कहता हूँ XYZ कोई हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी जमात का हो, अगर उसने खाया है, अगर उसने लूटा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो फिर बाइज़्ज़त तरीके से बाहर आ जाता है, ब्री हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है, कुछ भी नहीं साबित कर पाता, ना नैब ना हुकूमत, फिर इनका मुहासबा होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ लॉज में भी चेंजेस हों तो ये शिक ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लोगों की देखें, किसी के 6 माह, किसी के 1 साल, किसी के 3 साल, किसी के यहाँ पे ये जो ये JIT की रिपोर्ट आई थी आसिफ अल जरदारी की, आपको नहीं याद, मुझे नहीं याद, पूरे का पूरा मीडिया लगा दिया गया था जनाब। वो 1200 सफ़े की JIT रिपोर्ट थी, मैंने सारी एक एक लफ्ज़ पढ़ा उसका। ठीक, अब उसमें उसके बाद जनाब बिल्कुल बचना ही मुहाल है, बिल्कुल जनाब ये तो कोई इस तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल जनाब इसका तो बिल्कुल ये तो पता नहीं बस ये हो जाएगा। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से पनामा की JIT आई, उसके बाद उसका क्या हुआ? वही जज का स्टेटमेंट आ गया, वो अरशद मलिक साहब की वीडियो आ गई, क्या हुआ? 1.5 साल केस चला पनामा पे, निकल आया इकामा, ये क्या हुआ? ये ऐसे जितने भी इस तरह की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की किसी की इज्जत को तार तार करके, सर से किसी की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करके उसमें से जब कुछ न निकले तो फिर जो इस चीज़ के ज़िम्मेदारान हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।